वेलकम बैक। शानदार दिन है, शानदार हैं आप भी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन और शानदार होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सफ़र का बहुत शानदार मज़ा उठा रहे हैं, चीज़ों को प्रोप्रिएट तरीके से समझ रहे हैं। हमारा उद्देश्य हर लेसन में सबसे पहले रहता है कि हम उस लेसन में यूज़ होने वाले सारे टर्मिनोलॉजीज़ और टर्मिनोलॉजीज़ का एक दूसरे से रिलेशन समझा पाएँ। और एक बार जब आप उस लेसन की मैपिंग समझ जाते हैं मेरे भाई, उसके बाद को वर्डिंग का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो हम वर्डिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। पीछे हमने काफ़ी सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस की थी, आज हम आगे वहाँ से चलेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से था। देखिए शायद लास्ट प्रश्न हमारा इस तरीके से था पिछली क्लास का। चेक करिए, क्या मैं आपको सच सच, क्या कहते हैं, सच सच बोलो, सच सच बता रहा हूं भाई। सच और सच, इन दोनों सचों में कोई अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो मुझे सच बताने के लिए सच सच क्यों बताना पड़ता है, ये आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास किसी भी तरीके का अनुभव है। ठीक है, वैसे इस सवाल पर हम थे। ये सवाल हमको क्या बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 660, रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 13:9। आफ्टर सम डेज 30 girls joined the school and the some boy left, then the ratio becomes 6:5। देखो मेरे भाई, मैंने इस सवाल का एक तरीका आपको निश्चित रूप से बताया होगा और समय की मांग के कारण हमको चीज़ें रोकनी पड़ती हैं। पता है, हर चीज़ें प्रोप्रिएट ढंग से होनी भी चाहिए, उसी में मज़ा भी आता है मेरे भाई। ठीक है, तो हम चलते हैं आज आपको लेकर इस सफ़र पे। तो अब आप सबसे पहले देखिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, 660 हैं। और उन स्टूडेंट का टोटल रेशियो, यानी स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स हैं, और इनका टोटल रेशियो कितना है, 13:9। 13 बॉयज हैं, 9 गर्ल्स हैं, यानी टोटल रेशियो कितना है बच्चों का, 22। टोटल रेशियो कितना है बच्चों का, 22। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 660। तो एक रेशियो की वैल्यू नॉर्मली क्या हुई, 30 हुई। एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 30 हुई। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो देखिए बच्चों की संख्या में अनुपात क्या था, 13 और 9 का अनुपात था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर एक रेशियो इसको बढ़ाया जा रहा है क्योंकि 30 लड़कियां बढ़ रही हैं और एक रेशियो की वैल्यू 30 है, यानी लड़कियों की संख्या को एक रेशियो बढ़ाया जा रहा है। तो नए लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 रेशियो। और अगर किसी रेशियो में 10 को 5 लिखा गया है, अगर किसी रेशियो में 10 को 5 लिखा गया है तो 6 को क्या लिखा जाना चाहिए, आप कहेंगे सर 12 लिखा जाना चाहिए। चेक करिए, क्या हमारे नया रेशियो 6:5 बन रहा है? क्या हमारा नया रेशियो 6:5 बन रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो अगर 10 को 5 लिखा गया है तो 6 को क्या लिखा जाना चाहिए, 12 लिखा जाना चाहिए। यानी कोई चीज़ 13 से 12 हुई है, यानी एक रेशियो घटी है। एक रेशियो घटी है का मतलब कितना घटा है, 30 घटा है। यानी कितने बच्चे निकले थे, कितने बच्चे निकले थे मेरे भाई, 30। आप चेक कर लीजिएगा पीछे वाले सवाल में जो हमने लगाया होगा उसमें भी आंसर आपको 30 ही मिला होगा और ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, जब हम चीज़ों को एक बार प्रोप्रिएट तरीके से कर लेते हैं, जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम एक नियत समय में, कम समय में जो है चीज़ों को टैकल कर लें। और उसके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने शुरू से आपसे बता रखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ और नहीं है, बहुत लगाना नहीं होता। बस एक बार आपको सवाल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कौन किससे क्या रिलेशन रखता है, बस वही अगर आप डिफाइन कर पाते हैं तो सवाल फाख्ता। आगे चलते हैं। आज के लिए पहला सवाल, नया सवाल आपका। बिल्कुल आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। आप इतना तो समझदार हैं, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और आप मेरे साथ साथ आंसर करेंगे चीज़ों का। आप सबसे पहले सवाल को पढ़ लीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा समय जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा समय जाता है पॉज करके वीडियो को पढ़िए। आप खुद से पढ़ के अपना अप्रोच जरूर बनाइए सवाल पर।
ठीक है, अपना अप्रोच आप बनाइए। और अगर आपको लगता है कि कोई शानदार सा अप्रोच आपने बनाया है, या आपको लगता है कि आपने बनाया है कोई अप्रोच किसी सवाल को सॉल्व करने का, तो निश्चित रूप से उस अप्रोच को हमारे टेलीग्राम चैनल प्रो मैथ्स मेंटर पे शेयर करिए। ठीक है, हम यहां क्लास में आपका नाम लेंगे, और अगर आप की थ्योरी में कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने का भी काम हम करेंगे। ठीक है, शिक्षा में समग्र बातचीत की जरूरत होती है, मगर आज के समाज में हमारे पास समय नहीं है, हर आदमी दौड़ रहा है, तो वहां पर हमारा कन्वर्सेशन का जो पोर्शन है वो गैप कर जा रहा है। और मैं समझता हूं कि कन्वर्सेशन ही वो पार्ट है जो आपको अवेयर करता है और आपको चीजों के लिए बेहतर बनाता है। ठीक है, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, आ जाते हैं सवाल पे। क्या कह रहा है? 3,900 rupees divide among 3 person P, Q and R such that 2 time of P is equal to 3 time of Q and 4 time of R. Find the difference between the money received by P and Q. क्या आपने सवाल की भाषा से यह समझा कि P का 2 गुना, Q के 3 गुने और R के 4 गुने के बराबर है? और अगर आप फर्स्ट वीडियो से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि इस स्थिति में P, Q और R का रेशियो निकालते कैसे हैं। फटाफट से आपको क्या करना है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना है। बताइए, आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम लेकर हम डिवाइड कर सकते हैं। किन तीनों का? तीनों कॉफिशिएंट का। तीनों कॉफिशिएंट का एलसीएम क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए, कितना होगा बताइए? 12 होगा। 12 होगा तो 12 से डिवाइड करिए, सभी संख्याओं को 12 से डिवाइड करिए। ठीक है, सभी संख्याओं को 12 से डिवाइड कर दीजिए, और आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ऑप्शन यहां क्या आ जाएगा? P/6, यहां क्या आ जाएगा? Q/4, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा R/3। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 2 छंग 12। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? तो PQR चेक करिए, PQR का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं? 6:4:3। हाँ या ना? हाँ या ना? इसी में आपने दूसरा तरीका सीखा था कि अगर PQR का रेशियो आपको निकालना है तो आप क्या करिए, P के कॉफिशिएंट को छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। Q का निकालना है तो Q को छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। R का निकालना है तो R को छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 12, 8 और 6। आपको पता है कि इनमें 2 कॉमन है, तो कॉमन तो नहीं रह सकता रेशियो में, तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वही रेशियो हमारा आ गया? हाँ या ना मेरे भाई? तो सबसे पहला काम हमको क्या करना था, चूंकि पैसे हमें PQR में बांटने हैं तो किस अनुपात में पैसे बंटने चाहिए, तो PQR का अनुपात तो हमको चाहिए था, PQR का अनुपात हमें चाहिए था सवाल लगाने के लिए। तो सवाल का ये पोर्शन क्या था, ये आपको हेल्प करने के लिए था। उसने ऐसी बात कही ताकि आप उसकी बात को समझें और PQR का रेशियो निकाल लें। तो पहला काम हमारा क्या था? पहला काम हमारा था PQ और R का रेशियो निकालना। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गई है हमें। तो आ जाइए मेरे भाई, ये बात मैंने आपको केवल वार्म अप याद करने के लिए बताया था। तो PQR का रेशियो क्या हो गया? 6:4:3। यानी अगर 2P बराबर 3Q बराबर 4R है तो PQ
और आर का रेशियो क्या होगा, 6, 4 और 3 का, 6, 4 और 3 का। यानी पी क्यू आर को पैसा किस अनुपात में बांटना है, 6, 4 और 3 के अनुपात में पैसा बांटना है। किस पैसे को बांटना है, 3900 रुपए को बांटना है। कैसे, 6 में, 4 में, 3 में। तो आपको मैंने कहा कि पिछली क्लासेस देखिए, अगर पिछली क्लास आपको याद हो तो आपको पता है कि किसी भी दिए गए संख्या को दिए गए अनुपात में कैसे बांटते हैं। मैं बार बार आपको बहुत आराम से चीजें समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। सबसे पहले इनका अनुपातिक योग से इसका भाग कर देते हैं, जिस अनुपात में बांटना है उसी अनुपातिक योग से भाग कर देते हैं, जिससे क्या आ जाता है, हमें 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर 1 रेशियो की वैल्यू 300 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, हां अथवा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हां। तो P और Q द्वारा प्राप्त धन के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ये कौन है मेरे भाई, ये कौन है मेरे भाई, ये कौन है मेरे भाई, मुझे किसका बताना है हिस्सा, केवल इन दोनों का अंतर बताना है। तो इन दोनों का अंतर कितना था, 2 था। एक की वैल्यू 300 थी तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 600 होगी। और प्रश्न यही हमारा खत्म होता है। शायद इसको आर लिखना था, ठीक है, इसको आर लिखना था, इसने क्यों लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप आर बना लेंगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आर लिख लेंगे तो आप जानते हैं पी और आर का अंतर कितना है, 3 रेशियो है। पी और आर का अंतर 3 रेशियो है। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 300 है, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 300 है तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 900 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सवाल बहुत सरल था। हमें सवाल के कथन को समझ के पहले पी क्यू आर का क्या करना था, पी क्यू आर का पहले हमें रेशियो निकालना था और दिए गए पैसे को पी क्यू आर के रेशियो में ही बांटना है। फिलहाल पैसे को बांटना है ऐसा कोई हमारे पास प्रश्न ही नहीं है। हमें केवल यह समझना है कि 3900 रुपए अगर हम 6, 4, 3 के रेशियो में बांटना चाहें तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। पी और आर के द्वारा प्राप्त धन का अंतर बताना था। तो P को कितना प्राप्त है, 6, R को कितना प्राप्त है, 3। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 3। 1 की वैल्यू 300 तो 3 की वैल्यू 900। डन, हाँ या ना, चेक करके बताइए, हाँ अथवा ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। आगे चलते हैं। स्क्रीन कैप्चर कर लिए होंगे ना आप, तो स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए फटाफट से। बातें बहुत आसान और सहज हैं और बस हम रेशियो की प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको बनने वाले सवाल और उनसे थोड़ा सा अवेयर करा रहे हैं। जिन सवालों में ऑप्शन नहीं है वहां मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। केवल इसलिए ऑप्शन को क्या किया है, गायब कर दिया है। आप दिखते रहो मुझे, ये मेरी उम्मीद है। चू 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 चू। जादूगर, ऐसा जादूगर। A man wanted to divide some sweet between 3 children A, B and C such that 3:4:5. But by mistake he divided the same as 3A is equal to 4, B is equal to 5C. For this mistake he got more or less. A got more or less. चेक करिए मेरे भाई। एक व्यक्ति को अपने 3 बच्चों में ए बी सी में 3, 4 और 5 के अनुपात में मिठाई, पैसे या कुछ भी बांटा जा सकता है। कोई धन बांट सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, संपत्ति बांट सकते हैं, काम बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 3 लोगों में वो चीजें बंटनी किस अनुपात में थी और बट किस अनुपात में गई। अब ये आपके लिए चैलेंज है कि भैया मैंने इस अनुपात में बांट दिया। अब अनुपात आप पता लगा लीजिए। अगर 3A बराबर 4B बराबर 5C है, इसका मतलब क्या हुआ, 20, 15, 12 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 20, 15, 12। क्या ये रेशियो ठीक है,
क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं मिलेगा ना? अगर कॉमन मिले तो निकाल लेना चाहिए, अगर ना मिले तो ये रेशियो आप मान लेंगे। तो किस अनुपात में चीजें बटनी थी मेरे भाई? 3 4 5 के अनुपात में बटनी थी। किस अनुपात में बट गई मेरे भाई? 20 15 12 के अनुपात में बट गई। और बांटना किस किस क्या था? मिठाई बांटनी थी। कितनी मिठाई है? कुछ नहीं पता। चलो चेक करते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो ए को कितनी मिठाई मिलती? मुझे यह कौन बता सकता है कि कितने में मिलती? ए को 3 मिठाई कितने मिठाइयों में मिलती? कुल मिठाई कितनी है? 5 4 9 और 3 12। यानी ए को कितना मिलता? 1/4 अथवा 25%। 25% मिठाई ए को मिलने वाली थी। ओके मेरे भाई, आइए यहां। अगर यहां मिठाई मिलती ए को तो कितनी मिलती? कितने में से मिलती? बताइए कितने में से मिलती? 15 12 कितना हुआ? 27 और 20 47। किस में से मिलती? 47 में से मिलती। एक बात बस मुझको चेक करके बताइए, ये 1/4 है। अगर इसके बराबर भी यहां इसको मिले तो 1/4 तो होना चाहिए। अब मुझे यह बता दो कि ये, केवल इतना बता दो कि ये 1/4 से बड़ा है या छोटा। इसको बताने का तरीका क्या है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी एक जैसा कर लो। तो ये क्या हो गया? 20/80। अब न्यूमरेटर देखो दोनों का बराबर है। 80 मिठाइयों में से 20 मिठाई मिलना अथवा 47 मिठाइयों में से 20 मिठाई मिलना, किस स्थिति में आप कहेंगे कि मुझको ज्यादा मिला? अगर आपके घर में कुल 80 मिठाइयां हैं, आपको 20 मिठाई मिली हैं, या आपके घर में कुछ 47 मिठाई हैं, आपको 20 मिठाई मिली है, किस स्थिति में आप कहेंगे कि मुझको ज्यादा मिठाई मिली है? इस स्थिति में कहेंगे, यानी ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ए को ज्यादा मिला या कम मिला? इस गलती के कारण ए गॉट, इस गलती के कारण ए को क्या मिला? इस गलती के कारण ए को क्या मिला? इस गलती के कारण ए ए ए गॉट लेस, ए गॉट लेस। इस गलती के कारण ए को कम मिला। इस गलती के कारण ए को क्या मिला? कम मिला। ठीक है मेरे भाई, हाँ या ना? समझिए बात को, चतुराई लगाइए चीजों में और बस सवाल उड़ाते रहिए। उड़ाते, उड़दा, ठीक है ना? उड़दा, उड़दा हुआ दिखना चाहिए। चलो आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ मेरे लाल। अगला सवाल क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 5625 रुपए इज टू बी डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर। ये पैसा 3 व्यक्ति पी क्यू आर में बंटना है, ताकि इसको सच दैट लिखना था। इस प्रकार से बंटना है कि P में रिसीव 1/2 एज मच एज Q एंड R टुगेदर रिसीव, एंड Q रिसीव 1/4 ऑफ what P एंड Q टुगेदर रिसीव। द शेयर ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q बाई हाउ मच? बाई हाउ मच? सवाल करा दिए थे क्या हम पहले यार? कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
5625 को बांटना है, किसमें बांटना है? P को, Q को और R को ये पैसे मिलने चाहिए। ओके, अब बात क्या है, कितना कितना मिले, अनुपात बताना पड़ेगा। तो अनुपात के लिए आपको कहानी बताई गई है, क्या? P को Q और R की कुल राशि का 1/2 प्राप्त होना चाहिए, यानी Q और R का जो पोर्शन है उसका आधा किसको मिलना चाहिए? P को मिलना चाहिए। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं? 2P बराबर Q प्लस R। चलिए, दूसरी बात क्या कहता है? Q को P और Q को एक साथ प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 प्राप्त होना चाहिए, यानी Q को कितना मिलना चाहिए? जितना P और R, जितना P और R को प्राप्त हुआ है उसका 1/4, यानी आप क्या कह सकते हैं कि 4Q बराबर P प्लस R। 4Q बराबर P प्लस R। हां अथवा ना? हां अथवा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल, बिल्कुल हां, बिल्कुल हां सर, बिल्कुल हां। देख लीजिए फटाफट से, यानी P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर P की जगह आप Q प्लस R लिख सकते हैं। आप P की जगह क्या लिख सकते हैं? Q प्लस R लिख सकते हैं, मगर कब? जब यहां 2 हो। तो लो, 2 लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे जेब में ही था, निकाल के दे दिए। तो क्या अब ये स्थिति ऐसी बन गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गई। यानी अगर मैं इनका यहां से पक्षांतर करूं तो 8 की तरफ 1 आएगा तो ये 7 क्यों हो जाएगा? क्या 3 और ये बन जाएंगे? क्या मेरे भाई Q और R, Q और R में 3 और 7 का रेशियो बन जाएगा? क्या Q और R में 3 और 7 का रेशियो बन जाएगा? तो क्या इस हिसाब से Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 7, तो P की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि P बराबर Q प्लस R बाई 2 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या मुझे P Q R को ऐसे ही बांटना है? क्या मुझे P Q R को ऐसे ही बांटना है? चेक करिए, आराम से देखिए। उसने कहा कि Q और R को जितना मिल रहा है उसका आधा P को मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हमें यह सेगमेंट प्राप्त हुआ। फिर उसने कहा कि P और R को जो मिल रहा है उसका 1/4 Q को मिलना चाहिए, हमने वो भी मान लिया। तो उसके हिसाब से हमारी स्थिति क्या बनी थी? 4Q बराबर P प्लस R। अब यहां 2P की वैल्यू रखनी थी, या P की भी वैल्यू Q प्लस R बाई 2 रखते तब भी यही स्थिति बनती। अब चूंकि 2P की वैल्यू रखनी थी तो मैंने दोनों पक्ष में 2 का गुना कर दिया, तो ये 8Q हो गया और ये 2P 2R हो गया। तो 2P की वैल्यू यहां से हमने Q प्लस R इसमें रख दी, और ऐसा किया तो ये देखो Q इधर पक्षांतर कर दिया, 8 की तरफ गया तो 7Q बन गया, और R जुड़कर क्या हो गया? 3R हो गया, यानी RR बन गया। तो इस हिसाब से अगर मैं, क्योंकि 7Q बराबर 3R है, तो क्या Q और R की वैल्यू 3 7 हुई? और अगर Q और R की वैल्यू मिली है तो क्या P की वैल्यू हम 5 निकाल लेंगे? आप कहेंगे हां सर, यानी समस्त पैसे को मुझे कितने अनुपातिक योग में बांटना है? 15 अनुपातिक योग में बांटना है, यानी 5625 रुपए को मुझे 15 अनुपातों में बांटना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बांटना है, चलो देख लेते हैं। 15 तियां 45, कितना बचा? 11, क्या हो गया? 112। ठीक है, चलो करो। 15 सत्ते 105, 105 और 7 112,
तो ये 7 बचा तो 75 हो गया, 15 पिछे 75। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आई, एक रेशियो की वैल्यू क्या आई मेरे लाल, एक रेशियो की वैल्यू क्या आई। अब P का हिस्सा Q से कितना अधिक है, P को कितना मिलना चाहिए, Q को कितना मिलना चाहिए, तो P का हिस्सा Q से कितना अधिक है, 2 रेशियो अधिक है। P का हिस्सा Q से कितना अधिक है, 2 रेशियो अधिक है। एक रेशियो की वैल्यू 375, तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 375 गुणे 2। कैसे गुणा करना है, पहले 300 का 200 में गुणा कर दो, 600 हो जाएगा। 75 का 2 में गुणा करोगे 150 हो जाएगा, और कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर पहला। चेक करिए सवाल को आसानी से, एकदम एकदम आसानी से सवाल को चेक करिए कि पी क्यू आर के बीच में चीजों को विभाजित करनी है, 5,625 रुपया को विभाजित करना है। इस प्रकार से विभाजित करना है कि P को Q और R के द्वारा प्राप्त राशि का आधा प्राप्त हो, और Q को P और R को एक साथ प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 प्राप्त हो। और यही सारे नियम हमने यहां पर फॉलो किए। जो सवाल कहे वो करते जाओ, बाद में आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, और जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे तो आपके आउटकम आ गए। पी क्यू आर का रेशियो मुझे मिल गया, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, पी की वैल्यू, और इस रेशियो के हिसाब से मुझे पता चला कि सारे पैसे को 13 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इनका अनुपातिक योग कितना आ रहा है, सॉरी 15, इनका अनुपातिक योग 15 आ रहा है। तो सारे पैसे को मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 भाग में बांटना पड़ेगा। हमने सारे पैसे को 15 भाग में बांट दिया, तो 1 भाग की वैल्यू आ गई। अब प्रश्न में हम गए तो उसने पूछा था P का हिस्सा Q से कितना अधिक है, तो मैंने यहां देखा P को कितना मिल रहा है, Q को कितना मिल रहा है, P को Q से कितना अधिक मिल रहा है। तो मुझे 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी चाहिए। क्या उस 2 रेशियो की वैल्यू मैंने निकाली, क्या 750 मेरा आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर 1। बोलिए बोलिए, क्या कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं मेरे भाई। देखिए पहले इसका क्या बना था, 4Q बराबर P प्लस आर बना था, फिर मैंने बोथ साइड में 2 का गुणा कर दिया, तो ये 8Q बराबर 2P प्लस 2R बन गया। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसको कैप्चर करिए, इसको कैप्चर करिए फटाफट से। हो गया कैप्चर, शेष यहां पर है, इसको भी देख लीजिए, क्या कैप्चर कर लीजिए। इस तरीके के प्रश्नों में आपको पहले यह सेंटेंस पढ़ना होता है, और इस सेंटेंस को आराम से 2 बार 3 बार खुद से पढ़िए मेरे भाई। आप डिपेंडेंट मत बनिए, आप दूसरे के भरोसे मत रहिए कि सर पढ़ के बता देंगे, और ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन पहले 2 बार पढ़ेंगे, और जिस चीज को जिनमें बांटना है उनका रेशियो निकालने की बार बार कोशिश करिएगा। आप देखेंगे अगर ध्यान से आपने वर्डिंग समझना चालू कर दिया तो सवाल में कहीं कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो आप इस लाइन को एक बार में नहीं होता, 2 बार 3 बार 4 बार, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि ये लाइन हम डिकोड कर ले। ये लाइन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओगे, ये कुछ देर बाद अपने आप सरल हो जाएगा। फिर थोड़ी सी आप अपनी इफर्ट और बुद्धि लगाकर चीजों को हल कर सकते हो। जैसे वो जो कहता गया मैं करता गया, जब इक्वेशन मिला तो मेरी बुद्धि खुल गई कि कैसे हम उसको यहाँ यूज करना है, और फटाक से क्या हो गया, काम बन गया। बिल्कुल आसान था। चलिए, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, हम आगे चलते हैं। आ जाइए इस प्रश्न में। अगर आप पैसे बांट चुके हैं सबको, मिठाई बांट चुके हैं सबको, तो आप इस तरीके के सवाल को देखिए थोड़ा। बिल्कुल मेरे भाई, आपको इसे चेक करना है।
The ratio of expenditure of P, Q and R is 16:12:9. Total income is 15:30. Find the share of Q. Find the share of Q's income if they save 20%, 25% and 40%. पी, क्यू और आर के व्यय व्यय देखो, सबसे पहले आप ये बात समझो, घर घर की ये कहानी है। जो इनकम होता है, जो इनकम होता है वो इनकम के दो हिस्से बनते हैं, एक तो खर्च और दूसरा बचत। खर्च और बचत, खर्च और बचत। इनकम के दो पोर्शन क्या है? खर्च और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इतनी बात तो सभी को पता है, या तो पैसे खर्च होंगे और कुछ बचेंगे, ये दोनों मिलकर ही हमारे इनकम होते हैं। ठीक है, ये बात उम्मीद है आपको पता है। अब हम इसकी बात सुनते हैं। पी, क्यू और आर के व्यय का अनुपात, उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है? 16 है पी का, क्यू का कितना है? 12 है, आर का कितना है? 9 है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो आगे कहता है, यदि वे अपनी आय का 20, 25 और 40% बचाते हैं। अगर कोई अपने आय का 20% बचा रहा है, इसका मतलब 80% खर्च कर रहा है। अगर कोई अपने आय का 20% बचा रहा है यानी 80% खर्च कर रहा है। कोई 75% बचा रहा है यानी 25% बचा रहा है यानी 75% खर्च कर रहा है। कोई 40% बचा रहा है यानी 60% खर्च कर रहा है। हाँ अथवा ना, बताइए हाँ या ना। तो ये चीज आप समझते हैं। देखिए मेरे भाई, आप ये बात समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये पूरी लाइन जो मैंने लिखी है ये क्या है? ये है उनकी सेविंग। क्या है? सेविंग। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी ये क्या हुआ? सेविंग। ये क्या हुआ? इनकम। क्योंकि कितना प्रतिशत सेव करता है, कितना प्रतिशत खर्च करता है, ये क्या है? इसी फ्रैक्शन से, जैसे ये 20% की सेविंग है, इसी को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये इनकम होगा और ये सेविंग होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे यहां 80% का खर्च है, 20 की सेविंग है तो 80 का खर्च है। अगर 80 को मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 4/5 में बदलूंगा। 4/5 में बदलने का मतलब क्या है कि 4 मेरा क्या है भाई? 4 मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है, और 5 मेरा क्या है? इनकम है। ठीक इसी तरीके से अगर 75% मैं यहां पर खर्च करता हूं तो 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4, यानी 4 मेरा क्या हुआ? इनकम हुआ, और 3 मेरा क्या हुआ? खर्च हुआ। ठीक इसी तरीके से 40% का मतलब क्या होता है कि 60% आपकी खर्च है, 40% बचत है, 60% खर्च है। इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 का, 60% का मतलब 3/5। तो ये मेरा क्या हुआ? इनकम हुआ, और ये मेरा क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यानी अगर अगर कहीं 3 खर्चा है और उस 3 को 9 कहा जाए, तो 3 को 9 कहा जाए
तो यानी 1 की वैल्यू 3 हुई, यानी 5 की वैल्यू 15 हुई, हाँ या ना? 5 की वैल्यू क्या हुई? 15 हुई। ठीक इसी तरीके से अगर इस 3 को 4 कहा जाए तो 1 की वैल्यू 4 हुई और 4 की वैल्यू 16 हुई। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? अगर ठीक इसी तरीके से इस 4 को 16 कहा जाए तो 1 की वैल्यू 4 हुई, तो 5 की वैल्यू 20 हुई। बोलिए हाँ या ना? आप बताइए मेरे भाई, आप इसे हाँ अथवा ना किस श्रेणी में रखना पसंद करेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी इस हिसाब से अगर किन्हीं तीन संख्याओं के एक्सपेंडिचर का रेशियो 16 12 9 है, तो उनके इनकम का रेशियो क्या होगा? 20 16 और 15। वो कब? जब उनकी सेविंग इस तरीके से दी गई हो। ये उनकी सेविंग है। सेविंग के हिसाब से हमने एक्सपेंडिचर निकाला और एक्सपेंडिचर को चेक किया कि अगर एक्सपेंडिचर 4 है जिसको ये 16 कह रहे हैं, तो इनकम मेरा 5 है, तो 5 को क्या कहना चाहिए? एक्सपेंडिचर मेरा 3 है जिसको ये 12 कह रहे हैं, तो इनकम मेरा 4 है, तो 4 को क्या कहना चाहिए? अगर एक्सपेंडिचर मेरा 3 है जिसको ये 9 कह रहे हैं, तो इनकम मेरा 5 है, इसको क्या कहना चाहिए? तो इस हिसाब से पी क्यू और आर, इस हिसाब से मेरे भाई पी क्यू और आर, इन तीनों का रेशियो क्या होता है? इन तीनों के इनकम का रेशियो क्या होता है? आप कहेंगे सर 20 16 और 15। यानी इनकम का कुल अनुपातिक योग कितना होता है? 51। और इस 51 की वैल्यू यानी इनका टोटल इनकम कितना है? अगर 51 की वैल्यू 1530 है, तो एक की वैल्यू क्या हुई? क्या 30 हुई? क्या एक की वैल्यू 30 हुई मेरे भाई? क्या एक की वैल्यू 30 हुई? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हुई। तो हमें क्या बताना है? क्यू की आय कितनी है? 16 है। एक की वैल्यू 30 है, तो 16 की वैल्यू क्या होगी? 480। बोलिए हाँ अथवा ना? बोलिए मेरे भाई हाँ अथवा ना? क्या ये 480 ऑप्शन मेरा सही है? आप आराम से सवाल को चेक करिए। जो बातें सवाल कहे उसको आप चुपचाप अगर समझते जाते हैं तो सवाल अपने आप लग जाया करेगा। और अभी मैं आपको बढ़िया सवालों पर अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे आप सवाल में बिना उलझे आसानी से सवाल को टैकल कर पाएंगे। देखिए थोड़ा चेक करिए मुन्ना। आपने स्क्रीन कैप्चर कर लिया मेरे भाई? हम आगे चलें? बिल्कुल आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपने पिछले सवाल में क्या समझा। फटाफट से मुझे चेक करके बताइए कि आपने पिछले सवाल में क्या समझा मेरे लाल। LAL लाल, मेरे लाल मेरे मुन्ना। फटाफट से बताइए कि आपने पिछले सवाल में क्या समझा। समझा तो क्या समझा? ए बी और सी की आय 6060 रुपए है। ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, सी 75% खर्च करता है और उनकी बचत का अनुपात 5 6 और 9 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। क्या आप इस सवाल को लगाने में माहिर हो चुके हैं? क्या आप इस सवाल को लगाने में माहिर हो चुके हैं? आर यू बिकम माहिर टू
जतन से करा जन्म लवंग। बताइए, क्या आप ऐसे घरों के खर्च संभाल पाएंगे? बहुत आसान सवाल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल वो पिछले चैप्टर पे पिछले टॉपिक पर ही था। ए, बी और सी, ये तीन लोग हैं जिनकी बचत का अनुपात हमको दिया है। बचत का अनुपात दिया है और खर्च का परसेंटेज। पिछले चक्कर में ये फंस गया। खर्च इसका, ए का खर्च कितना है? ए का खर्च कितना है? 80। तो बचत क्या है? 20। बी का खर्च कितना है? 85। तो बचत क्या है? 15। सी का खर्च कितना है? 75। तो बचत क्या है? 25। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ हाँ। 25 की वैल्यू 1/4। अगर 25% को 1/4 कहते हैं, और ध्यान दीजिए ये क्या है? खर्च। ये क्या है? सेविंग। ये रेशियो किसकी है? सेविंग की। हाँ या ना? हाँ या ना? तो यानी ये 20 5 से बिलोंग करता है। ये 20 किससे बिलोंग करता है? 5 से। 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। 15% को हम क्या लिखते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। 3/20। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। हाँ अथवा ना? अगर 1 को 5 कहूं तो 5 को 25 कहना चाहिए। अगर 3 को 6 कहूं तो 20 को 40 कहना चाहिए। अगर 1 को 9 कहूं तो 4 को 36 कहना चाहिए। क्या कोई मनाही इसमें है? क्या इसमें कोई मनाही है? आप कहेंगे सर नहीं है। तो क्या मेरे भाई, क्या मेरे मुन्ना, ए और बी और सी, देखो ये क्या है बेटा? ये सेविंग का परसेंट था। सेविंग के परसेंट को जब मैंने फ्रैक्शन में बदला तो न्यूमरेटर हमेशा सेविंग और डिनोमिनेटर हमेशा इनकम होगा। न्यूमरेटर हमेशा सेविंग, डिनोमिनेटर हमेशा इनकम होगा। तो ये सेविंग 3 है जिसको ये 6 कह रहे हैं, तो इस इनकम 20 को क्या कहना चाहिए? हाँ या ना? अगर ये सेविंग 1 है जिसको ये 5 कह रहे हैं तो इनकम 5 को क्या कहना चाहिए? अगर ये सेविंग 1 है जिसको ये 9 कह रहे हैं तो इनकम 4 को क्या कहना चाहिए? हाँ या ना? तो क्या मैंने यही कहा कि ए को 25 कहो, बी को 40 कहो और सी को 36 कहो? क्या ए बी सी के इनकम का अनुपात 25, 40 और 36 होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो इनका कुल इनकम कितना हुआ? 40 और 25 65, 65 और 30 95, 95 और 6 101। 101 रेशियो इनकी कुल इनकम हुई। और वो कुल इनकम कितनी है? 6060। यानी 101 की वैल्यू क्या है? 6060। यानी एक की वैल्यू क्या हुई? 1000, मतलब 101 छंग 601, यानी एक की वैल्यू क्या हुई? 60 हुई। एक की वैल्यू क्या हुई मुन्ना? 60 हुई। एक की वैल्यू क्या हुई? 60 हुई। एक ही आय ज्ञात करनी है। ए को कितना देना है? 25। एक की वैल्यू 60 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 25 छंग 150, क्या 1500? क्या ए को 1500 देना है? चेक करिए, हाँ अथवा ना? क्या सवाल आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीजों को हम रिलेट करते हैं? यहां हमारी पूरी चालाकी क्या थी कि उसने खर्च दिया है, उस खर्च को हमने सेविंग, खर्च से हमने सेविंग अज्यूम किया। भाई 100% इनकम होता है, 80 अगर खर्च है तो 20 सेविंग होगा। उस हिसाब से 20 को अगर मैंने फ्रैक्शन में बदला तो एक होगा सेविंग, 5 होगा इनकम। और इस सेविंग का रेशियो 5 दिया है तो इनकम को मैं इसी रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बना लूंगा? 25। यानी मैंने कोई फेरबदल नहीं किया, इसी का सहारा लेकर, क्योंकि ये सेविंग का रेशियो था, मैंने इनकम का रेशियो निकाल लिया। इनकम का रेशियो निकाल लिया, बस उसके बाद काम तो सेट था। इसके बाद तो कोई हमें रोक नहीं सकता। क्या कोई रोक सकता था? क्या इसके बाद हमें कोई रोक सकता था मेरे लाल? नहीं ना, नहीं ना। कोई बात नहीं, फटाफट से आ जाइए अगले सवाल पे।
इसको स्क्रीन फटाफट से कैप्चर कर लिया करिए, आपको टाइम देता हूं प्रॉपर मैं। फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए और अटैक करिए अगले सवाल पे। अगला सवाल, देखो सवाल जो है, हम कुछ सवाल लेते हैं इसलिए ताकि आपको किसी भी टॉपिक में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं उनमें चीजें अप्लाई करनी आ जाएं। और कभी भी आप केवल इतने सवालों से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये केवल कुछ सवालों का अच्छे सवाल लेकर हमने दिखाए कि किस तरीके से हम अपने रूल इन पर थोपते हैं। ओके, उसके बाद आपको अन्य सवालों पे कैसे अप्रोच लगानी है, ये आप अन्य सवालों के पास जाएंगे तब वो आपसे बताएगा कि मेरे मुन्ना ये बात सही है, ये बात गलत है। और आपके हेल्प के लिए ही हमने अपना टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कराया है, व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कराया है। आप उस पर अपना प्रॉब्लम क्यूरी भेजिए हमारे पास, ठीक है, हम बिल्कुल उस पर रिप्लाई करेंगे। आगे वाले सवाल पे आ जाएं मेरे भाई। चलिए, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, सवाल पढ़ लें, प्रॉपर सवाल पढ़ लें। और जब देखिए ये सब चीजें क्या हैं, ये कॉमन एब्रिविएशन की चीजें हैं। किस आदमी को नहीं पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं? किस आदमी को नहीं पता है कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं? किस आदमी को नहीं पता है कि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं? किस आदमी को नहीं पता है कि 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे? अगर जिस आदमी को ये बातें ना पता हो तो वो भूटान जाकर इसका पता लगा कर आए, ठीक है। तब तक हम वीडियो में आपका इंतजार करेंगे। ओके, आ जाइए भूटान से वापस। आ गए? चलिए चेक करिए, सवाल पढ़िए। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं और बैग में कुल 160 रुपए की राशि है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में 3 गुनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आराम से देखिए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के तुलना में 3 गुना है। यानी 1 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में कितने का अनुपात है? 3 और 1 का अनुपात है। 3 और 1 का अनुपात है। कुल पैसा कितना है? कुल पैसा कितना है? यानी कितना पैसा होगा ये? यानी कितना पैसा होगा ये बताइए। अगर कुल पैसा 160 रुपया है, कुल राशि 160 रुपया है, ठीक है, कुल राशि 160 रुपया है, तो कितना पैसा होगा? 16,000 पैसे होंगे। और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे के 3 सिक्के कितने बनाएंगे? 300 बनाएंगे। और 25 पैसे के 1 सिक्के कितने बनाएंगे? 25 पैसे बनाएंगे। हाँ या ना? बोलिए। हाँ अथवा ना। अगर मैं मान लूं कि 50 पैसे के 60 सिक्के हैं, अगर मैं मान लूं कि 50 पैसे के 60 सिक्के हैं, यानी 30 रुपए तो उसके हो गए, ठीक है। क्या 130 रुपए को हम 3:1 के अनुपात में सहजता से बांट सकते हैं? अगर मैं मान लूं कि 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, यानी 20 रुपए हुए, यानी मुझे 140 रुपए बांटना है, किसमें? 3:1 के अनुपात में। बोलिए, क्या मुझे 140 रुपया 3:1 के अनुपात में बांटना है? क्या करें? क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? अप्रोच बता दीजिए मुझको आप कि अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। अपनी मुसीबत भी हमें बताइए।
इस सवाल में थोड़ा सा हमको कमी दिख रही है, शायद 50 पैसे के शंखों की संख्या। चलो देख लेते हैं एक बार, क्या हमारी अप्रोच इसको सॉल्व करने के पॉसिबल कंडीशन में है या नहीं है। ये 30 रुपये होगा, ये 20 रुपये होगा, ये 40 रुपये होगा और ये 50 रुपये होगा। अगर इसको हम आंसर मानते हैं तो 130 रुपये मिलता है, ये आंसर मिलता है तो हमें 140 रुपये मिलता है, इस आंसर पे हमको 120 रुपये मिलेगा और इस आंसर पे हमको 90 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब ये बचे हुए रुपए हमको एक और रुपए और 25 पैसे के सिक्कों में बांटना है। तो कौन प्रॉपर बटेगा? अगर 130 रुपए हम लेते हैं तो 1 रुपया और 25 पैसे के सिक्के में बांटना है हमको। तो ऑलरेडी इसमें 4:1 का अनुपात तो होता ही है। अब वो 3 गुना है तो इनमें कितने का अनुपात है? 12:1 का अनुपात है। 12 और 1 13, 13 का अनुपात है। यानी बिल्कुल आपका आंसर कौन सा सही है? 60 वाला सही है। अब ये सवाल देखिए, अगर आप इस सवाल को बहुत थ्योरेटिकल लगाने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, 130 रुपया को हमें 12 और 1 के अनुपात में बांटना है, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 10। 10 रुपये 25 पैसे के सिक्के हैं, 120 रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं और ये इसका क्या है? 3 गुना है। देखो, अगर 10 रुपये 25 पैसे के सिक्के हैं तो ये 40 सिक्के होंगे और ये 120 सिक्के हैं, तो सवाल को संतुष्ट भी कर रहा है। और बचे हुए पैसे क्या हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। यानी 30 रुपये किसके सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। तो कितने सिक्के हुए? 60 सिक्के हुए। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? पहला वाला सही हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी हमें अप्रोच लगाकर भी सवाल लगाना पड़ता है। ओके, मैं फिर से आपको समझा दूं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा कि यहां पर ऑप्शन देखिए आप, यहां पर थोड़ा सा क्या है ना, डाटा कम है। अगर 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये के सिक्कों का रेशियो दिया होता तो हम वहां से लगाते, मगर इसने 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो दी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का कोई जिक्र नहीं किया। तो हम सीधे फिर आ जाते हैं ऑप्शन पे। मान लेते हैं कि 60 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो इसका मतलब अगर 60 सिक्के 50 पैसे के हैं तो इसका मतलब 30 रुपये होगा। तो 30 रुपये तो 50 पैसे के सिक्के निकल गए, तो पैसा कितना बचा? 160 में से 130 रुपया बचा। अगर इसको मैं ऑप्शन मानता हूं तो ये 20 रुपये हो जाता है, तो मेरे पास 140 रुपया बच जाता है। ये 80 रुपया हो जाता है, ये 80 है, 80 सिक्का है तो 40 रुपया हो जाता है, तो मेरे पास 120 रुपये बचते हैं। अगर इसको मानते हैं तो 50 रुपया हो जाता है, तो मेरे पास 110 रुपये बचते हैं। ठीक है मेरे भाई। और अब यहां पर हम देखते हैं कि 1 रुपये के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के में ऑलरेडी 3 और 1 का रेशियो है। इसका रेशियो है 3 और 1 का रेशियो है। 1 रुपये के सिक्के में और 25 पैसे के सिक्के में 3 और 1 का रेशियो है, और उनकी वैल्यू में भी 4 और 1 का रेशियो है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? 12 और 1 का रेशियो हो गया। यानी 1 रुपये के सिक्के और 12 रुपये के सिक्कों में क्या हो गया? 12:1 का अनुपात हो गया। हाँ या ना? अब ये 12:1 का अनुपात हो गया तो अनुपातिक योग क्या हुआ? 13 हुआ। इनमें से कौन सा अनुपात 13 से सहजता से कटने के लिए तैयार है? 130। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 60। ठीक है, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। चुटकियों में आप आंसर दे सकते हैं। बस आपको क्या रहना है? अलर्ट रहना है। आपको अलर्ट रहना है और आपको समझना है कि किस प्रश्न का कैसे आंसर देना है। ठीक है, फोड़ देंगे तोड़ देंगे। चलिए फटाफट से आ जाइए सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए मेरे लाल। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। बिल्कुल शानदार सवाल है। बस करते हैं।